दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल में समझते हैं। विजयनगर यानी विजय का शहर एक बहुत बड़ा शहर और साम्राज्य था। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। अपने सबसे अच्छे समय में इसका राज उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारत के आखिरी हिस्से तक फैला हुआ था। 1565 में दुश्मनों ने इस पर हमला करके इसे बुरी तरह लूट लिया, जिसके बाद ये धीरे धीरे उजड़ गया। 17वीं 18वीं सदी तक ये लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। फिर भी वहाँ के लोग इसे भूले नहीं। कृष्ण तुंगभद्रा इलाके के लोग इसे हम्पी नदी से याद करते हैं। ये नाम वहाँ की देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। लोगों की कहानियां पुराने खंडहरों, इमारतों, शिलालेखों और दूसरे दस्तावेजों की मदद से इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में फिर से जानकारी जुटाई। हम्पी की खोज। हम्पी के पुराने खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में इंजीनियर और पुरानी चीजों के जानकार थे। उन्होंने सबसे पहले इस जगह का नक्शा तैयार किया। उन्हें शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर के पुजारियों से मिली, जिन्होंने पुरानी यादों और कहानियों के आधार पर जानकारी दी। बाद में 1856 से फोटोग्राफरों ने यहाँ की इमारतों और खंडहरों की तस्वीरें लेना शुरू किया, जिससे इतिहासकारों को इन्हें समझने में मदद मिली। 1836 से यहाँ के मंदिरों और दूसरे स्थानों से कई शिलालेख भी इकट्ठा किए गए। इतिहासकारों ने इन शिलालेखों, विदेशी यात्रियों के लिखे विवरणों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल व संस्कृत की किताबों को मिलाकर विजयनगर साम्राज्य का इतिहास फिर से तैयार किया। राय, नायक तथा सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत 1336 में दो भाइयों हरियर और बुक्का ने की थी। इस राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग रहते थे, इसलिए ये साम्राज्य बहुत बड़ा और विविधता से भरा हुआ था। विजयनगर के शासकों को अपनी उत्तरी सीमाओं पर कई ताकतवर राज्यों से लड़ना पड़ता था। इनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति राजा भी शामिल थे। ये लड़ाइयाँ ज्यादातर उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशों के साथ होने वाले फायदेमंद व्यापार पर कब्जा करने के लिए होती थी। लेकिन सिर्फ युद्ध ही नहीं होते, इन राज्यों के बीच विचारों और कला का आदान प्रदान भी होता था। खासकर भवन निर्माण और स्थापत्य कला में एक दूसरे के बहुत कुछ सीखा गया। विजयनगर बनने से पहले दक्षिण भारत में चोल और होयसाल जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य रह चुके थे। उन्होंने शानदार मंदिर बनवाए थे, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर। विजयनगर के राजा, जिन्हें राय कहा जाता था, ये इन पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाए। उन्होंने मंदिरों और इमारतों को और भी भव्य और विशाल बनाया, जिससे उनकी कला और संस्कृति नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। उस समय की लड़ाइयों में घुड़सवार सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी, इसलिए अच्छे घोड़ों की बहुत मांग थी। ये घोड़े अरब और मध्य एशिया से मंगवाए जाते थे। शुरुआत में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का कब्जा था, लेकिन बाद में स्थानीय घोड़ा व्यापारी भी इसमें शामिल हो गए, जिन्हें कुदिराई चेट्टी कहा जाता था। 1498 के बाद पुर्तगाली भारत आए और पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक और सैनिक केंद्र बनाने लगे। उनके पास बंदूक जैसी नई युद्ध तकनीक थी, जिससे वे राजनीति और युद्ध में ताकतवर बन गए। विजयनगर शहर मसालों, कपड़ों और कीमती रत्नों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ के अमीर लोग विदेशी चीजें, खासकर गहने और रत्नों के शौकीन थे। व्यापार से राज्य को बहुत पैसा मिलता था, जिससे साम्राज्य और भी समृद्ध हुआ। विजयनगर में सत्ता के लिए कई बार संघर्ष भी हुए। सबसे पहले संगम वंश ने 1485 तक शासन किया। उसके बाद सैनिक कमांडरों के सुलवा वंश ने सत्ता संभाली और फिर तुलु वंश आया। महान राजा कृष्णदेव राय इसी तुलु वंश का था। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसके समय में साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उसने रायचूर दोआब पर कब्जा किया, उड़ीसा के शासकों को हराया और बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित किया। उसके शासन में शांति और समृद्धि दोनों थी। उसने कई भव्य मंदिर बनवाए और पुराने मंदिरों में विशाल गोपुरम जुड़वाए। अपनी मां के नाम पर उसने नगलपुरम नाम का उपनगर भी बसाया। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद साम्राज्य में कमजोरी आने लगी। उसके उत्तराधिकारियों को नायकों और सेनापतियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बाद में अराविदु वंश ने सत्ता संभाली।
इस समय दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के बीच लगातार राजनीतिक चालें चलती रहीं। आखिरकार 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में बीजापुर, अहमदानगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को बुरी तरह हरा दिया। युद्ध के बाद विजयनगर शहर को लूटकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद राजधानी को पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी ले जाया गया। हालांकि विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ाइयां होती थीं, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा दुश्मनी वाले नहीं थे। कई बार वे एक दूसरे की मदद भी करते। कृष्णदेव राय ने कुछ सल्तनती शासकों का समर्थन किया था, लेकिन राम राय की नीति उल्टी पड़ गई। उसने एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा और अंत में सारे सुल्तान मिलकर विजयनगर के खिलाफ हो गए। साम्राज्य में नायक नाम के सेना प्रमुख बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास किले, सेना और समर्थक होते थे। वे अलग अलग इलाकों में घूमते रहते और कई बार किसानों को साथ लेकर नई जगहों पर बस जाते। ये नायक तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। वे विजयनगर राजा की सत्ता मानते थे, लेकिन कई बार विद्रोह भी कर देते थे। विजयनगर की सबसे खास व्यवस्था अमर नायक प्रणाली थी। इसमें राजा अपने सैनिक कमांडरों को प्रशासन चलाने के लिए जमीन देता था। ये अमर नायक किसान, व्यापारियों और कारीगरों से कर वसूलते थे। उस पैसे का एक हिस्सा वे अपने लिए रखते थे और बाकी से सेना, घोड़े, हाथी, मंदिर और सिंचाई व्यवस्था चलाते थे। वे हर साल राजा को भेंट भी भेजते थे और दरबार में जाकर अपनी वफादारी दिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नायक इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। इसी कारण विजयनगर का केंद्रीय शासन कमजोर होता गया और साम्राज्य टूटने लगा। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। विजयनगर एम्पायर की राजधानी विजयनगर उस समय का बहुत बड़ा, अमीर और शानदार शहर था। इसकी बनावट, मजबूत किले, पानी की व्यवस्था और सड़कें इसे खास बनाती थीं। पहला, जल संपदा। विजयनगर तुंगाभद्र रिवर के किनारे बसा हुआ था। शहर के चारों तरफ ग्रेनाइट की पहाड़ियां थीं, जिससे ये जगह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित लगती थी। पहाड़ियों से कई छोटी छोटी जलधाराएं निकलकर नदी में मिलती थी। ये इलाका काफी सूखा था, इसलिए यहाँ के लोगों ने पानी बचाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। छोटी धाराओं पर बांध बनाकर बड़े बड़े तालाब और हौज बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध जलाशय कमलपुरम जलाशय था। इसका पानी खेतों की सिंचाई के साथ साथ नहरों के जरिए राजमहल तक भी पहुंचाया जाता था। एक और बड़ी नहर थी, हिरिया नहर, जिसमें तुंगभद्रा नदी से पानी लाया जाता था। इससे धार्मिक और शहरी क्षेत्रों के बीच की जमीन की सिंचाई होती थी। माना जाता है कि इसे संगम वंश के राजाओं ने बनवाया था। दूसरा है किलेबंदी और सड़कें। विजयनगर की सबसे बड़ी खासियत उसकी मजबूत किलेबंदी थी। अब्दुल रजक नाम के फारसी यात्री ने यहाँ 7 परतों वाले किलों का वर्णन किया है। इन दीवारों से सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि खेत, बगीचे और जंगल भी घिरे हुए थे। सबसे बाहरी दीवार पहाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी। पत्थर को बिना गारे इस तरह लगाया गया था कि वे खुद ही मजबूती से टिके रहें। खेतों को किले के अंदर क्यों रखा गया था? मध्यकाल में जब दुश्मन किसी शहर को घेर लेते थे तो वे खाने पीने की चीजें रोक देते थे ताकि लोग भूखे होकर हार मान लें। लेकिन विजयनगर के शासकों ने समझदारी दिखाई और खेतों को भी किले के अंदर रखा ताकि घेराबंदी के समय भी अनाज मिलता रहे। इसलिए किले के अंदर खेत थे, बगीचे थे, धान की खेती होती थी, नहरों से सिंचाई होती थी। तीसरा, प्रवेश द्वार और स्थापत्य किला। शहर के दरवाजे बहुत मजबूत और सुरक्षित थे। इन दरवाजों पर मेहराब और गुंबद बने होते थे जो तुर्की और इस्लामी स्थापत्य शैली से प्रभावित थे। इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं क्योंकि इसमें भारतीय और इस्लामी दोनों तरह की कला का मेल दिखाई देता है। चौथा, सड़कें और बाजार। शहर की सड़कें पहाड़ियों से बचते हुए घाटियों के रास्ते बनाई गई थी। कई बड़ी सड़कें मंदिरों के सामने से गुजरती थी और उनके दोनों ओर बाजार लगे रहते थे। इससे पता चलता है कि विजयनगर व्यापार और धार्मिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था। पांचवा है शहरी केंद्र और लोगों का जीवन। सामान्य लोगों के घर आज पूरी तरह नहीं बचे हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले। लेकिन कुछ जगहों पर महंगी चीनी मिट्टी के बर्तन मिले जिससे लगता है कि वहां अमीर व्यापारी रहते थे। यहाँ मुस्लिम लोगों की बस्तियां भी थी। मस्जिदों और मकबरों की बनावट हम्पी के मंदिरों जैसी लगती थी।
इससे पता चलता है कि अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव यहाँ मौजूद था। पुर्तगाली यात्री द्वारते बरबोसा ने लिखा कि आम लोगों के घर छप्पर वाले थे, लेकिन मजबूत थे और लोग अपने काम धंधे के हिसाब से अलग अलग गलियों में रहते थे। छठा है धर्म और पानी की व्यवस्था। पूरे शहर में छोटे बड़े मंदिर और पूजा स्थल थे। इससे पता चलता है कि यहाँ अलग अलग समुदाय और संप्रदाय रहते थे। लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कुओं से, बारिश के पानी से, तालाबों से, मंदिरों के जलाशयों से होती थी। राजकीय केंद्र। विजयनगर एम्पायर का राजकीय केंद्र शहर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में था। ये जगह राजा, प्रशासन और बड़े समारोहों का मुख्य केंद्र थी। यहाँ सिर्फ महल ही नहीं बल्कि 60 से ज्यादा मंदिर थे। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासक धर्म और मंदिरों को बहुत महत्व देते थे। वे मंदिरों और देवी देवताओं से अपने संबंध दिखाकर अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते थे। महल और भवन। यहाँ लगभग 30 बड़ी इमारतें मिली जिन्हें महल माना जाता है। ये मंदिरों से अलग थीं क्योंकि मंदिर पूरी तरह पत्थर से बने थे, जबकि महलों और दूसरों भवनों की ऊपरी संरचना लकड़ी और दूसरी कमजोर चीजों से बनी रहती थी। इसी कारण कई महल समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन मंदिर ज्यादा सुरक्षित बचे रहे। महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक थी महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत बड़ा और ऊंचा मंच था, लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर बना था। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। ऊपर शायद लकड़ी का मंडप बना हुआ था। इसके नीचे की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई थी। महानवमी डिब्बा का उपयोग मंच खासकर नवरात्रि, महानवमी, दशहरा के त्योहारों के समय उपयोग होता था। इस अवसर पर राजा अपनी ताकत दिखाता था, सेना का प्रदर्शन करता था, अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति लोगों को दिखाता था। त्योहार में क्या क्या होता था? देवी देवताओं की पूजा, राजकीय घोड़े की पूजा, भैंस और अन्य जानवरों की बलि, नृत्य और कुश्ती प्रतियोगिता, हाथी, घोड़े और रथों की शोभा यात्रा, सैनिकों की परेड, नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा को भेंट देना। त्योहार के अंतिम दिन राजा खुले मैदान में अपनी सेना का निरीक्षण करता था। नायक राजा और कर उपहार भी देते थे। इतिहासकारों की उलझन। आज जो महानवमी डिब्बा बचा हुआ है उसके आसपास इतनी जगह नहीं दिखती कि वहां इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल सके। इसलिए इतिहासकार अभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं है कि सारे बड़े समारोह यही होते थे या फिर कहीं और भी आयोजित किए जाते थे। राजकीय केंद्र के अन्य भवन। लोटस महल। राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है लोटस महल। इसका नाम अंग्रेजी यात्रियों ने इसे कमल जैसी बनावट देखकर रखा था। इतिहासकार पूरी तरह नहीं जानते थे कि इसका उपयोग किस काम के लिए होता है, लेकिन माना जाता है कि राजा का परामर्श भवन हो सकता है, जहां राजा अपने मंत्रियों और सलाहकारों से मिलता था। हजार राम मंदिर। राजकीय केंद्र में स्थित सबसे खास मंदिरों में से एक था हजारा राम टेम्पल। संभवत ये मंदिर केवल राजा और उसके परिवार के उपयोग के लिए था। इस मंदिर की खास बात ये थी कि इसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए थे। अंदर की मूर्तियां अब नहीं बची, लेकिन नक्काशी आज भी मौजूद है। विजयनगर का विनाश। बाद में जब विजयनगर पर हमला हुआ तो कई महल और इमारतें नष्ट हो गईं, लेकिन कुछ भवन आज भी बचे हुए हैं। इसके बाद भी नायकों ने महलों जैसी इमारतें बनवाने की परंपरा जारी रखी। धार्मिक केंद्र। विजयनगर एम्पायर का धार्मिक केंद्र शहर के उत्तरी हिस्से में तुंगभद्र रिवर के किनारे स्थित था। ये इलाका चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और लोगों की धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता था। राजधानी का चयन। लोगों की मान्यता थी कि इन पहाड़ियों में रामायण के वानर राजा बाली और सुग्रीव का राज्य था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार देवी पंपा देवी ने यही भगवान विरूपाक्ष को पति बनाने के लिए तपस्या भी की थी। आज भी विरूपक्ष टेम्पल में हर साल पंपा देवी और विरूपक्ष का विवाह उत्सव से मनाया जाता है। यहाँ पुराने जैन मंदिर भी मिले। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र अलग अलग धर्मों और मान्यताओं का केंद्र था। मंदिरों का महत्व। दक्षिण भारत के पुराने राजवंश जैसे पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल यहाँ मंदिर बनवाते थे। राज मंदिर इसलिए बनवाते थे क्योंकि इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती थी। लोग उन्हें ईश्वर से जुड़ा हुआ मानते थे।
मंदिर शिक्षा, समाज और व्यापार में भी केंद्र थे। लोग मंदिरों को जमीन और धन दान देते थे, इसलिए मंदिर धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी बन गए थे। विरूपाक्ष से जुड़ी राज सत्ता। संभवत विजयनगर की राजधानी इसी जगह इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ विरूपाक्ष और पंपा देवी के प्रसिद्ध मंदिर थे। विजयनगर के राजा खुद को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानते थे। इनके राजकीय आदर्शों पर श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। वे अपने लिए हिंदू सुतराना उपाधि भी इस्तेमाल करते थे। सुतराना अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृत रूप है। इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासक हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं से प्रभावित थे। गोपुरम और मंडप। विजयनगर काल में मंदिर स्थापत्य में कई नई चीजें देखने को मिली। राय गोपुरम सबसे खास थे। विशाल प्रवेश द्वार जिन्हें राय गोपुरम कहा जाता था। इनकी विशेषताएं बहुत ऊंची और भव्य होते थे। दूर से मंदिर का पता चल जाता था। ये राजा की ताकत और धन का प्रदर्शन भी करते थे। मंडप और गलियारे। मंदिरों में बड़े बड़े मंडप बनाए जाते थे। उनका उपयोग नृत्य, संगीत, नाटक, धार्मिक उत्सव के लिए होता था। लंबे स्तंभों वाले गलियारे मंदिरों के चारों ओर बनाए जाते थे। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष टेम्पल कई शताब्दियों में बनकर तैयार हुआ। इसका सबसे पुराना भाग 9वीं और 10वीं शताब्दी का माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य बनने के बाद इसे और बड़ा और सुंदर बनाया गया। कृष्णदेवराय ने मंदिर के सामने सुंदर मंडप बनवाया और पूर्वी गोपुरम भी बनवाया। मंदिरों के स्तंभों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम, मंदिरों के सभागारों में संगीत और नृत्य कार्यक्रम होते थे। देवताओं के विवाह उत्सव मनाए जाते थे और देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। यहाँ भगवान विट्ठल की पूजा होती थी, जो भगवान विष्णु का एक रूप माने जाते थे और महाराष्ट्र में ज्यादा पूजे जाते थे। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं को अपनाकर एक बड़ी साम्राज्यिक संस्कृति बनाने की कोशिश की। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पत्थर का बना रथ मंदिर है। रथ गलियां और बाजार। मंदिरों के सामने सीधी चौड़ी सड़कें होती थीं, जिन्हें रथ गलियां कहा जाता था। इनकी खास बातें सड़क पत्थरों से बनी होती थीं। दोनों ओर मंडप बने रहते थे। इन मंडपों में व्यापारी दुकानें लगाते थे। यानी मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि व्यापार और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो कई चीज़ों से इकट्ठी की गई, जैसे पुराने नक्शे, फोटो, इमारतों के चित्र, मूर्तियाँ, यात्रियों के यात्रा वृतांत और अभिलेख। इन सब की मदद से इतिहासकारों और पुरातत्ववेदों ने विजयनगर के पुराने शहर को समझने की कोशिश की। खोज और सर्वेक्षण कैसे हुआ? शुरुआत में कॉलिन मैकनीज ने विजयनगर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। बाद में पुरातत्ववेदों ने यात्रियों के विवरण, शिलालेखों और पुराने अवशेषों को जोड़कर शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 20वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटक पुरातत्व विभाग ने इस स्थान को सुरक्षित रखने का काम शुरू किया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद 1980 के दशक में विजयनगर के अवशेषों का बड़े स्तर पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू हुआ। दुनिया भर के विद्वानों ने लगभग 20 साल तक मिलकर इस जगह का अध्ययन किया। नक्शे बनाने की प्रक्रिया। इतने बड़े क्षेत्र को समझने के लिए पुरातत्ववेदों ने पूरे इलाके को 25 बड़े वर्गों में बांटा, फिर हर वर्ग छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और बाद में उन्हें और भी छोटे इकाइयों में विभाजित किया। इस तरह हर हिस्से का अलग अलग अध्ययन किया गया। क्या क्या मिला? गहन सर्वेक्षण से छोटे मंदिर, घर, बड़े मंदिर, सड़कें, रास्ते और बाजारों के अवशेष दोबारा खोजे गए। आज बाजार तो नहीं बचे, लेकिन पत्थर के मंच, स्तंभों के आधार और टूटे अवशेष से पता चलता है कि वहां कभी बहुत बड़ी और जीवंत बाजार हुआ करते थे। लकड़ी की इमारतें क्यों नहीं बची? इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर की कई नई इमारतें थीं। लकड़ी के स्तंभ, छत, ब्रैकेट और सजावटी हिस्से भी थे। इन पर रंग बिरंगा प्लास्टर और सजावट की गई होती थी, लेकिन समय के साथ लकड़ी नष्ट हो गई, इसलिए आज ज्यादातर पत्थर की संरचनाएं ही बची हैं। यात्रियों के विवरण का महत्व।
हालांकि बहुत सी इमारतें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन विदेशी यात्रियों के लिखे विवरणों से हमें पता चलता है कि उस समय विजयनगर बहुत जीवंत, भीड़-भाड़ वाला, सुंदर और समृद्ध शहर था। उनके वर्णनों की मदद से इतिहासकार उस समय के जीवन, बाजारों, महलों और त्योहारों की तस्वीर दोबारा समझ पाते हैं। यानी कि विजयनगर के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक खोज, नक्शे, यात्रियों के लेख और वैज्ञानिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं की मदद से आज हम जान पाते हैं कि विजयनगर कभी दक्षिण भारत का एक बहुत विशाल, सुंदर और समृद्ध राज्य था। उत्तरों की खोज में प्रश्न। विजयनगर एम्पायर के बचे हुए भवन और अवशेष हमें उस समय के लोगों के जीवन और समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन इमारतों को देखकर इतिहासकार समझते हैं शहर को कैसे बसाया गया था, भवनों का उपयोग किस काम में होता था, उन्हें किन चीज़ों से बनाया गया था और निर्माण की तकनीक कैसे थी, भवनों से क्या जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर किसी शहर की किलेबंदी को देखें तो पता चलता है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, दुश्मनों से बचने की तैयारी कितनी थी और युद्ध के समय कौन सी रणनीति अपनाई जाती थी। और इसी तरह अलग अलग जगहों के भवनों की तुलना करके इतिहासकार समझते थे एक जगह से दूसरी जगह विचार कैसे फैले और अलग अलग संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ा। स्थापत्य में छिपे संदेश। मंदिर, महल और दूसरी इमारतें सिर्फ रहने या पूजा करने की जगह नहीं थी, उनमें कई प्रतीक और संदेश छिपे होते थे। इनसे पता चलता है कि शासक क्या देखना चाहते हैं, उनकी धार्मिक सोच क्या थी और वे अपनी शक्ति लोगों के सामने कैसे प्रदर्शित करते थे। इन बातों को समझने के लिए इतिहासकार साहित्य, अभिलेख, लोक कथाएं का सहारा लेते थे, लेकिन सब सवालों के जवाब नहीं मिलते। इतिहासकारों को इमारतों से बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं है। जैसे आम लोग इन भव्य महलों और मंदिरों के बारे में क्या सोचते थे? क्या साधारण आदमी को राजमहल या धार्मिक केंद्र में जाने की अनुमति थी? लोग मंदिर की मूर्तियों को देखकर क्या महसूस करते थे? क्या वे रुककर उनकी कला और अर्थ समझते थे या बस जल्दी से निकल जाते थे? मजदूरों और कारीगरों के बारे में सवाल। इतिहासकार ये भी नहीं जान पाते कि जिन मजदूरों और कारीगरों ने इतनी विशाल इमारतें बनाई, वे निर्माण कार्यों के बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने किन परिस्थितियों में काम किया। यानी भवन हमें बहुत अच्छे बताते हैं, लेकिन आम लोगों की भावनाएं और अनुभव पूरी तरह समझ पाना आज भी कठिन है। मतलब विजयनगर के महल, मंदिर और किले इतिहास को समझने का बड़ा साधन है। उनमें हमें समाज, संस्कृति, राजनीति, सुरक्षा और कला के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा उत्तर नहीं मिल पाता। इसलिए इतिहास केवल तथ्यों का अध्ययन नहीं, बल्कि लगातार नए उत्तर खोजने की प्रक्रिया भी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।